गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख लिया था। उसको हमने पूरा अच्छे से देख लिया कि किस प्रकार से आपको जो स्क्रीन थी वहाँ पर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है और किन किन बिंदुओं पर आपको प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंज अर्थात ब्राइट और डार्क स्पॉट मिल रहे थे। और जो हमने एक लास्ट में एक फॉर्मूला भी निकाला था, जो फ्रिंज चौड़ाई थी वो हमारी क्या थी, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी थी। ठीक है, तो ये हमने पूरा कर लिया था। अब आज एक नया टॉपिक हम करते हैं। इसी के अंतर्गत है, आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी वो ये पूछी जाएगी कि डिटरमिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए माइका शीट। यानी आपके पास कोई एक माइका शीट है, ठीक है ना, कोई एक माइका शीट है, कोई भी एक म्यू अपवर्तनांक वाली, उसका आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा, तो इस पेन का आपको अपवर्तनांक निकालना है यूजिंग द YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वैसे तो खूब से तरीके, लेकिन आपको इस मेथड से भी अगर इस पेन का अपवर्तनांक निकालना हो या किसी भी माइका शीट, ठीक है ना, माइका एक पदार्थ है, उस पदार्थ की कोई एक शीट बनी हो, उस शीट का अगर आपको अपवर्तनांक निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बस आप समझिए, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसको आपको यूज करना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए आपके पास ये स्थिति थी, ये इस तरह की थी, ये S1 था, ये S2 था और यहाँ पर आपकी क्या था, पर्दा था, स्क्रीन। ठीक है, अब जब आप YDSE के द्वारा किसी माइका शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो आप क्या करोगे, इसके लिए तरीका ये होगा कि जो S1 से इस बिंदु पर जो तरंग चल रही थी और S2 से इस बिंदु पर जो तरंग चल रही थी, इन दोनों ही तरंगों में से आप क्या करोगे, दोनों ही तरंगों में किसी भी एक तरंग के पाथ में या मार्ग में आप क्या करोगे, इस शीट को रख दोगे। देखना, जैसे मान लो मैंने क्या किया, यहां से जो तरंग चल रही है इसके मार्ग में क्या किया, एक टी मोटाई तथा म्यू अपवर्तनांक वाली किसी माइका शीट को रख दिया। ठीक है ना, पहले कुछ नहीं था, जब हमने पहले डेरिवेशन किया था वैसा कुछ नहीं था, और ये तो बिल्कुल ऐसे ही चल रही है। और आपको यहाँ बिंदु Pn, कोई बिंदु Pn है, ये O है। अब मैं सारा इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। ये कैपिटल D है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो स्मॉल d है। ठीक है, ये स्थिति आपको पता चल गई। इस तरह से करेंगे, हम करेंगे क्या, दोनों ही तरंगों में से किसी भी एक तरंग के मार्ग में शीट को रख देंगे। अब आपको पता है तरीका सेम वो कि ये दोनों तरंगे जब यहां से चलेगी, इस बिंदु पर पहुंचेगी, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। व्यतिकरण प्रतिरूप का मतलब क्या होगा, या तो आपको डार्क स्पॉट मिलेगा या ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो अब इसको करना कैसे है, उस मेथड को आप समझिए। तो सपोज कीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं कि मान लो कि जब माइका शीट उपस्थित ना हो, मैं पहला केस क्या ले रहा हूं कि ये शीट हो ही ना, जब ये शीट उपस्थित ना हो तब इन दोनों तरंगों के बीच जो पथांतर होगा, माइका शीट उपस्थित ना हो तब तरंगों मतलब ये दो तरंगे, तरंगों में पथांतर डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2Pn माइनस S1Pn। सिंपल सा होगा, S2Pn दूरी माइनस S1Pn दूरी। और उस पथांतर को आपने निकाला था, यहां से यहां पर आपने क्या डाला था, एक नॉर्मल डाला था, अभिलंब डाला था, और वो पूरी कैलकुलेशन की थी। उस कैलकुलेशन को मैं यहां करना नहीं चाह रहा हूं, उस कैलकुलेशन को आप पीछे वाले लेक्चर से रेफर कर सकते हो। वो जो पथांतर आपने निकाला था वो क्या था, वो ये था YN स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। आप पीछे वाले लेक्चर से आराम से देख सकते हो। एक तो आपने ये ट्राइंगल लोगे, एक यहाँ पर क्यू बिंदु लेकर के किया था। उस कैलकुलेशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये माइका शीट उपस्थित ना हो तब तरंगों में पथांतर क्या है, ये है। अब ये माइका शीट उपस्थित है तब क्या होगा, चलो अगला लिखते हैं। जब माइका शीट उपस्थित हो तब तरंगों में पथांतर वो कुछ अलग होगा। क्यों होगा अभी मैं बताने वाला हूं, उसको मैं डेल्टा डैश कह रहा हूं। वो होगा आपका S2Pn माइनस S1Pn
स्टार। अब ये क्या है मैं सब बता रहा हूं आपको, इसका मतलब क्या है। अब आप देखिए इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा कि जैसे मान लो ये S2 से Pn पर जो तरंग चल रही है वो जिस माध्यम में चल रही है उसके पूरे मार्ग में जो भी पदार्थ है वो बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये हवा में चल रही है, सपोज करो एयर में इसका फ्लो है या एयर में इसका प्रवाह है, तो इसका वेग वही रहेगा यहां से यहां तक। लेकिन जब S1 से जो तरंग चल रही है Pn पर पहुंच रही है वो दो अलग अलग माध्यमों में गमन कर रही है, यानी इस T मोटाई वाले माध्यम में जब वो चलेगी तो उसका वेग कुछ अलग होगा, और जब इस T मोटाई के अलावा माध्यम में चलेगी तो उसका वेग अलग होगा। और ये आप जानते भी हो कि जो v होता है आपका v वो होता है c/μ या c/n, ये आप जानते हो, ठीक है ना। c तो क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी अगर मान लो हवा में या निर्वात में गमन कर रहा है कोई भी तो उसकी वैल्यू हो जाएगी उसका वेग। लेकिन जब आपको पता है किसी माध्यम में कोई तरंग या कोई भी वस्तु गमन करती है तो उसका वेग क्या होता है c से कम होता है, जितना उसका अपवर्तनांक होता है उसकी तुलना में उसका कम हो जाएगा। आप देख लीजिए म्यू जो होता है हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, हवा के लिए तो 1 हो गया, उसके अलावा 1 से ज्यादा होगा, और जब 1 से ज्यादा होगा तो v का मान क्या हो जाएगा c से कम हो जाएगा। तो इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा कि जब S1 से जो तरंग Pn पर पहुंच रही है वो दो अलग अलग माध्यमों में गमन कर रही है, तो उस स्थिति में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो सिंपली S1 Pn नहीं होगी, उसको मैंने S1 Pn स्टार कह दिया। स्टार का मतलब कुछ नहीं है, मैं उसको थोड़ा डिफरेंट दर्शा रहा हूं। अब वो S1 Pn स्टार का मान कैसे निकालोगे उस चीज को भी आप समझिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये पथांतर भी डेल्टा डैश क्यों कहा, क्योंकि पहले सिंपल ये क्या था S2 Pn माइनस S1 Pn, लेकिन अब S2 Pn तो सेम है लेकिन S1 Pn क्या सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्ग में क्या आ गई आपके एक माइका शीट आ गई, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको अभी हम देखते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपको समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन 1 को मैं क्या करूं, एक बार इधर साइड में लिख देता हूं YN D/D1, ठीक नहीं, बाद में काम आएगी। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखिए आपको एक पता है, मैं जो लाइन लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, उस लाइन को आप समझोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा। टाइम टेकन बाय ए वेव फ्रॉम S1 to Pn when a mica sheet is present between the path। ठीक है ना, मैं बोल देता हूं इसका क्या मतलब है कि इस तरंग के द्वारा, ये जो तरंग है S1 शुरू हुई है, इस तरंग के द्वारा S1 से Pn के बीच में तय की गई दूरी को, मतलब दूरी को तय करने में लगा समय हम निकाल रहे हैं जब इसके बीच क्या हो, माइका शीट उपस्थित हो। ठीक है, तो आपको पता है समय क्या होता है, समय होता है आपका दूरी बटा वेग। तो अब देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं S1 Pn माइनस T/c प्लस T/c/μ। इस लाइन को आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि अगर एयर में वो फ्लो हो रहा है तो उस स्थिति में वेग क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो अब देखिए S1 Pn में से जो T दूरी है उस दूरी में तो क्या है, वो अपवर्तन माध्यम में गमन कर रहा है, तब उसका वेग c नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी S1 Pn माइनस T, तो ये जो दूरी है उसमें वेग c है, प्लस इस T दूरी में जब वो तरंग चल रही है तो उसका वेग क्या हो जाएगा, c/μ हो जाएगा। तो ये रिजल्टेंट आपके क्या है, टाइम है। समझ गए होंगे, टाइम टेकन बाय ए वेव फ्रॉम S1 to Pn व्हेन ए माइका शीट इज प्रेजेंट बिटवीन द पाथ। जब इस पाथ में, इस तरंग के पाथ में ये शीट उपस्थित है तो इतना समय लगेगा। अगर नहीं होती तब सिंपली क्या हो जाता, अगर वो नहीं होती तब ये T यहाँ से हट जाता और ये भी हट जाता, S1 Pn/c सिंपली होता। लेकिन जब है तब ये दूरी c वेग से और ये दूरी c/μ वेग से। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है ना, इधर कर देता हूँ। ये हो गया S1 Pn प्लस μ माइनस 1 T/c। तो ये आपके क्या है, समय है। ये पूरा एक्सप्रेशन किसका है, समय का है, जब तरंग यहां से यहां चल रही है। अब हमें तो क्या चाहिए, जब तरंग यहां से यहां चल रही है तो उस दूरी का मान निकालना है। और दूरी क्या होती है, ये समय का मतलब क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग, दूरी बटा वेग। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन किस चीज का है, ये दूरी का है, यानी S1 से Pn के बीच की दूरी है जब माइका शीट उपस्थित हो।
तो जो आपको मैंने बताया था S1Pn स्टार का मतलब क्या था, दूरी यही है S1Pn, लेकिन जब माइका शीट उपस्थित है तो ये दूरी हमने कैसे फाइंड कर ली, क्योंकि हमें इसका ही तो मान चाहिए। ये दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, S1Pn प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सिंपली S1Pn था वो S1Pn प्लस म्यू माइनस 1T है। अब बस अब आप इस समीकरण का यहाँ यूज कर लीजिए, तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा, H2Pn माइनस S1Pn, और ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। और इस राशि का मान आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 से आपने निकाला था। इस राशि का मान S2Pn माइनस S1Pn वो क्या था आपका, जब माइका सीट उपस्थित ना हो तब पथांतर था। तो इसका मान आपने क्या निकाला था, ये रहा यहाँ से yn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी प्लस माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो आप कहां तक पहुंच गए कि जब माइका सीट उपस्थित हो तब इन दोनों तरंगों के बीच पथांतर आपको कितना मिल गया, ये मिल गया yn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। इस इक्वेशन को भी मैं क्या एक बार यहाँ साइड में लिख देता हूँ, डेल्टा डैश इज इक्वल टू, साफ कर देता हूँ, डेल्टा डैश इज इक्वल टू yn स्मॉल डी कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर 2, ये भी काम आने वाली है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, जब माइका सीट उपस्थित हो तब पथांतर कितना है। अब आगे कैसे करना है उसको आप देखिए और समझिए। अब मैंने क्या कहा कि जो बिंदु Pn है आपका, ये बिंदु Pn है, मैं ये कह रहा हूं ये बिंदु Pn है, यहां पर आपको क्या मिलेगा, कोई न कोई स्पॉट मिलेगा, या तो ब्राइट होगा या डार्क होगा। मैं ये मान के चल रहा हूं या लेके चल रहा हूं कि यदि Pn पर n वा उच्चिष्ट प्राप्त हो तब, यानी मैं कह रहा हूं कि ये बिंदु Pn है, वहां पर आपको ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, वो कौन सा मिल रहा है, nवा मिल रहा है। अब nवा का मतलब क्या हो जाएगा, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन nवा है और उच्चिष्ट है। ये निम्निष्ठ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो जब nवा उच्चिष्ट है तो उस स्थिति में आपको पता है पथांतर क्या होता है, जब उच्चिष्ट होता है तब पथांतर की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, डेल्टा डैश इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये आप जानते हो। तो बस डेल्टा डैश का मान रख दीजिए, डेल्टा डैश क्या है, yn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू n लैम्बडा। यहाँ से मैं अगर yn निकालना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगा, n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आपने कह दिया कि Pn n उच्चिष्ट है, ये आप लेके चल रहे हो, तो यहाँ से कंडीशन आ गई yn का मान। अब आप याद कीजिए जब आपने इससे पहले डेरिवेशन किया था तो उसमें आपने क्या देखा था कि जो yn का मान आ रहा था वो आपके क्या आ रहा था, जब माइका सीट उपस्थित नहीं थी तब आपके जो yn आ रहा था वो सिंपली आ रहा था n लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ रहा था। याद कीजिए, नहीं है तो पिछले वाले लेक्चर से रेफर कीजिए आप। तो ये जो मान था वो तो तब था जब आपके कोई भी माइका सीट उपस्थित या उनके बीच स्थित नहीं थी। अब जब माइका सीट स्थित है तब आपके yn का मान, यानी yn कौन सी दूरी थी, ये दूरी थी yn, ठीक है ना। तब yn आपको क्या मिली थी, कुछ जब सीट उपस्थित है तब यहां नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तब कहां मिल रहा है, इससे कुछ ऊपर मिल रहा है। यानी जब सीट नहीं है तब मान लो यहां मिल रहा है, और जब सीट होगी तब प्लस ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, ये फैक्टर क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो कहने का क्या मतलब हो गया, मैं एक लाइन लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए और वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पष्ट है कि जब तरंगों के बीच माइका शीट उपस्थित हो तब NV प्रदीप्त फ्रिंज, NV प्रदीप्त फ्रिंज कह दो या nवा उच्चिष्ट कह दो, ठीक है, NV प्रदीप्त फ्रिंज या nवा उच्चिष्ट, दोनों एक ही बात है। nवा उच्चिष्ट मैं लाइन लिख रहा हूं, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है ना, दूरी से ऊपर की ओर विस्थापित
जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा कि जब माइका सीट उपस्थित है तब ये जो n वा उच्चिष्ट है, pn बिंदु है, वो pn सिंपली n लैम्डा d अपॉन d नहीं होगा, वो क्या होगा, कुछ प्लस का फैक्टर है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, म्यू माइनस 1 t अपॉन इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये दूरी है, इस दूरी से वो क्या होगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास दो केस है, अगर ये नहीं है तब बिंदु pn यानी n वा उच्चिष्ट आपको यहाँ मिल रहा है, और जब ये है तो pn यहाँ नहीं होगा, वो pn क्या होगा, कुछ ऊपर हो जाएगा। तो ये दूरी हो गई। अब एक इस चीज को आप यहाँ भी नोट कीजिए, ठीक है। आपको एक चीज पता है, बीटा का फॉर्मूला आप जानते हो क्या है, बीटा इजिकल टू होता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो मैं यहाँ से कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से क्या लिख सकता हूँ, बीटा अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। कैपिटल D अपॉन स्मॉल d से क्या लिख सकता हूँ, बीटा अपॉन लैम्डा लिख सकता हूँ। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को मैं म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा अपॉन लैम्डा भी लिख सकता हूँ। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, आगे ये काम आएगा। तो यहाँ तक अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं कि जब माइका सीट उपस्थित हो तब आपका n वा उच्चिष्ट जो है वो म्यू माइनस 1 इंटू टी बीटा अपॉन लैम्डा दूरी से ऊपर की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब बस नेक्स्ट स्टेप रहा है, उसके बाद आपको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। कैसे होगा, बस उसको आप देखिए, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये लाइन तो ऐसे कैसे रहने दीजिए आप। अब आपने ये तो देख लिया कि जब माइका शीट है तो बिंदु Pn क्या है, ऊपर की ओर विस्थापित हो रहा है। अब कितना हो रहा है, एक लाइन लिख रहा हूं, उसको आप पहले देखिए फिर मैं बताता हूं क्या है। यदि बिंदु Pn एक प्रदीप्त फ्रिंजिता, इसको सिर्फ आप पहले एक बार लेक्चर सुन रहे हो तो इसको नोट मत करना, इसको एक बार समझना। एक प्रदीप्त फ्रिंज जितना विस्थापित हुआ हो तब क्या होगा। आपने ये जो एक्सप्रेशन निकाला है वो क्या है, ये एक्सप्रेशन तब है कि कितना विस्थापित हुआ है, और मैंने कह दिया कितना हुआ, एक प्रदीप्त फ्रिंज जितना, क्योंकि Pn आपका क्या था, ब्राइट फ्रिंज थी, ठीक है। और मैंने कह दिया कि जब आप माइका शीट लगोगे तब वो एक प्रदीप्त फ्रिंज जितना विस्थापित हो गया। तो मान लो सपोज करो यहाँ आपको n भी प्रदीप्त मिल रही थी, तो माइका शीट लगाने से आपको क्या मिल जाएगी, n+1 भी प्रदीप्त फ्रिंज मिल जाएगी। तो अगर वो दूरी अगर मुझे फाइंड करनी तो वो कितनी होगी, वो सिंपली होगी आपकी 1 इंटू बीटा। मेरी बात समझ रहे हो आप। इस लाइन को मैंने क्या कहा कि यदि बिंदु Pn एक प्रदीप्त फ्रिंज जितना विस्थापित हुआ हो तब ये जो दूरी है वो आपने थ्योरेटिकली फाइंड की है। तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं, म्यू माइनस 1 टी बीटा अपॉन लैम्डा इजिकल टू 1 बीटा। इस एक्सप्रेशन को आप समझ गए। ये क्या है, विस्थापन है फ्रिंज का, बिंदु Pn का विस्थापन है ऊपर की ओर तब जब माइका सीट उपस्थित है। और मैंने कह दिया ये कितना विस्थापित हुआ है, एक प्रदीप्त फ्रिंज जितना। तो ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, 1 बीटा के बराबर। अब मान लो मैं कह रहा हूं यदि बिंदु Pn 2 प्रदीप्त फ्रिंज जितना विस्थापित हुआ हो तब आप क्या करोगे, इसको 2 बीटा कर दोगे। अब मैं कह रहा हूं मान लो ये 3 प्रदीप्त फ्रिंज जितना विस्थापित हो तो आप कर दोगे 3 बीटा। मुझे नहीं पता ये 1 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है। मैं कह रहा हूं इन जनरल, अब इस चीज को आप देखिएगा, इन जनरल में क्या कह रहा हूं कि यदि बिंदु Pn n कोई संख्या है, वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, कैपिटल N प्रदीप्त फ्रिंजों जितना विस्थापित हुआ हो तब ये दूरी जो आपके किसके बराबर हो जाएगी, इन सबको तो मिटा देता हूं, ये दूरी हो जाएगी आपके n बीटा के बराबर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा 1 2 3 लेकर के कंप्लीट कर दिया। ये दूरी आपने क्या निकाली, कितना विस्थापित हुआ है, थ्योरेटिकली आपने ज्ञात कर ली, और ये आप एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करोगे कि कितना वो आप गिन करके देखोगे। तो ये आपके फॉर्मूला आ गया, यहाँ से आपके क्या हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो म्यू माइनस 1 टी इजिकल टू एन लैम्डा। ये फाइनल कंक्लूजन है। और इस फॉर्मूले की सहायता से, जो भी इक्वेशन नंबर आप देख लेना, इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हो, माइका शीट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्ञात कर सकते हो। कैसे, अभी बताता हूँ। अब देखिए लैम्डा क्या है, जो प्रकाश स्रोत है आपका, उसकी तरंगदैर्घ्य आपको पता होगी। टी क्या है, माइका शीट है, उसकी मोटाई कितनी है वो आपको पता होगी। तो आपको ज्ञात क्या करना है, केवल n ज्ञात करना है। और कैपिटल N आप कैसे ज्ञात करोगे, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तब आप 2 चीजें करोगे। सबसे पहले तो क्या करोगे, ये माइका शीट आप नहीं लोगे और आप Pn की स्थिति देखोगे, आपने देख ली। फिर आप क्या करोगे, माइका शीट रखोगे और चेक करोगे कि Pn कितना शिफ्ट हुआ है।
उस शिफ्ट को आप आराम से गिन सकते हो, कितना 1 फ्रिंज चौड़ाई जितना हुआ है, 2 जितना हुआ है, 3 जितना हुआ है, जितना भी हुआ है, एन का कुछ ना कुछ मान होगा, वो एन का मान आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ज्ञात कर सकते हो। तो जब आपको एन ज्ञात हो जाएगा, लैम्डा आपको पता है, टी आपको पता है, तो म्यू आसानी से आपको ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से इसको करना है, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप निकालोगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इत्मीनान से कि जो नोट कीजिएगा। मैंने पूरा ही बोर्ड पर लिख करके किया है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो इस पर बेस्ड होंगे, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ ये जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये टॉपिक आपके और अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू।